वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, जो पूछना है बच्चों से पूछा जाए। जी हाँ, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ेकार सईद काजी साहब। काजी साहब फरमाइएगा, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है, हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जा रहा है मरियम नवाज के इल्ज़ामात को। जी हाँ, हुकूमत तो मुस्तरद कर रही है। इससे पहले भी आपने शहजाद अकबर साहब को लिया था, उन्होंने जाहिर है जितना भी देखें, एक तो सादा सी बात है, अगर कोई पीस ऑफ एविडेंस आपके हाथ में आया है तो आप उसको लॉ की कानून अदालत में ही जाएगा ना, वो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलें वो उसमें आप एक पॉलिटिकली उसको आप इस्तेमाल कर लें, या होता है या नहीं होता, लेकिन उसको आप उसकी एवेल्युएशन तो कोर्ट करेगी। अच्छा, अब देखें सवालात तो बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता, ये तो कोई आपको लीगल एक्सपर्ट बताएगा, मगर जो हुआ है मतलब ये अभी जो टीटीज निकली है वो क्या है, ये जो पैसे बेनामी अकाउंट की जो बंदे निकल आए हैं, मुश्ताक चीनी कौन है। इसके बाद मैंने 2 दफा इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, शायद फरहान अब्बासी साहब से भी पूछा और इन और लोगों से भी पूछा कि किस प्रॉपर्टीज तो आपकी डेली मेल ने वहां निकाल के रखी हुई है, तो आप बच्चे आपने भगाए। अगर तो वो बाहर के रहने वाले हैं और वहीं उन्होंने सारी दौलत कमाई है और नॉन रेजिडेंट हैं, तो वो इधर पाकिस्तान में आके बता दें। देखिए नैब का कानून क्या है, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे औहदे पर फायज हैं जहां आपकी एक्सेस में है पब्लिक मनी, और फिर आपके बच्चे जो वो उसको यूज करते हुए या कोई उनके असाते निकल आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल सवाल ये है कि ये जो भी निकला है, अव्वल तो वो अगर वीडियो वायरल हो चुकी है आप देख लें, वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स भी पड़े हैं, ना जाने वो किस किस्म के हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के लिए तो पता नहीं टफ टाइम का बाइस बनेगी या नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुद क्या सोच रही होगी, मुस्लिम लीग नून का कारकुन क्या सोच रहा होगा कि हमारा सदर जो है वो बैकफुट पे मौजूद है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, और मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो खबरें आ रही थी कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, वो तकरीबन सच दिखाई दे रही है। वही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप जो गुफ्तगू तमाम सुने, और शहबाज शरीफ साहब खामोश रहे और उदास रहे, और उसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब भी नहीं एक बोले। जब सहाफियों ने सवाल शुरू किए तो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन उसके बावजूद मरियम ने अपने चचा से माइक छीन कर अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने आज मीडिया के सामने बताया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर कागजी तौर पर, सेरेमोनियम तौर पर शहबाज शरीफ है, लेकिन मुस्लिम लीग को मेरा नैरेटिव लेके चलेगा, मैं लेके आगे चलूंगी। उसका सबूत है मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट साहब खामोश रहे, साबिक प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे, और मरियम साहब के मुझे लगता है जो ठीक है। भट्टी साहब हमारे साथ ही मौजूद है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब फरमाइएगा, जिस तरह की मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जितना एग्रेशन है उसमें, लग ये रहा है कि उनके पास आखिरी हल यही था, आज ये कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जिस तरह आपके सामने रखा है कि आज अजीब उल्टी गंगा बह रही थी कि जो प्रेसिडेंट है पार्टी का, उसके मुंह पे 12:30 बजे हुए थे और वो होंकों की तरह साथ बैठा था, और वाइस प्रेसिडेंट जो 14-15 वाइस प्रेसिडेंट है उनमें से एक वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ ऐलान बगावत था। दूसरी चीज ये है कि एक सजा याफ्ता खातून, मैं कहता हूं कि कानून उसको इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो इस अंदाज से पब्लिकली जलसे जुलूस रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तीसरी चीज, जिस नासिर भट्ट साहब के हवाले से सारी चीज चलाई गई है, मेरा तो वो जाती ताल्लुक है नासिर भट्ट से, मेरे तो शहर से है, मैं तो उस पूरी फैमिली को जानता हूँ। और बिल्कुल ठीक है कि 5 अफराद के कत्ल में जना वहां से मफरूर हुए, फिर लंदन के अंदर जितने जाली और असली कारोबार हैं, जितने 2 नंबर 9 नंबर और जनाब 1 नंबर इनके कारोबार हैं आले शरीफ के, उन सारों की रखवाली जुबैर गिल और जनाब ये नासिर भट्ट साहब करते हैं। और नासिर भट्ट साहब वहां पे मोबाइल की चोरी के हवाले से भी, मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से भी गिरफ्तार हुए। नासिर भट्ट साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी जनाब, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ब्रेक करने लगा हूँ आपके इस प्रोग्राम में, जनाब आपने वो वीडियो देखी है जज की वीडियो के अंदर शराब के टिन पड़े हुए सामने, इन्होंने प्री प्लान शराब पिलाई उसको, जज को, और शराब पिला के जना उससे ये डिस्कशन की जा रही है। कितना बड़ा जुर्म है ये कि तो आप बिल्कुल आप कह रहे हैं अगर क्राइम है तो आप लोग इसके ऊपर अब कोई आगे पेशरफ्त होगी, कोई सजा दी जाएगी, क्योंकि आप वाकई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालत के जज हैं वो, उनको अगर इस तरह से ब्लैकमेल किया गया है और इस तरह से स्कीमिंग की गई है उनके खिलाफ, तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बेगम सफदर अवान साहिबा का पुरानी रूटीन है, इनकी अपनी जिंदगी से लेके इनका अपने मुखालफीन के हवाले से। इन देखो, चौधरी तलाल साहब को, चौधरी दानियाल को, हनीफ एफिड्रीन को
और ये जितने लोगों को जिसने पिछले 4 सालों में डिप्यूट किया हुआ था अदालतों के खिलाफ, वो नौनिहाल हाशमी था जिसने धमकियां दी थी जाना जजेस को, वो इसी बेगम सफदर अमान की शय पे दी थी। ये जितने तलाल और दानियाल जो है सारा दिन गालियां निकालते थे इमरान खान साहब की जाती जिंदगी और उनकी फैमिली और फिर मुखालफिन और जजेस को और अदारों को, ये इसी बेगम सफदर अमान की जो है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता था। ये वो खातून है जिसकी ना अपनी कोई इज्जत है और ना ये किसी दूसरे की इज्जत वकार, ना किसी रियासत की अदारे की, ना किसी जुडिशल अदारे की, ना पाकिस्तान की रियासत की इज्जत और वकार की इसको रत्ती बराबर फिक्र है। आज पाकिस्तान आप फरमा रहे हैं कि रियासत के खिलाफ ऐलान बगावत है, मरियम नवाज ने जो कुछ किया वो एक बगावत की मुतरादिफ है। रियासत की जिम्मेदारी है कि इदारों को तकद्दुस पामाल होने से बचाया जाए, तो क्या करेगी अब रियासत? सर ये अब करेंगे ना, देखो ये जब मोमबत्ती बुझने लगती है ना तो आखिरी दफा जो है ना भरपूर तरीके से फड़फड़ाहट के साथ जो है ना वो रोशनी देती है। बिल्ली जब दीवार के साथ लगती है ना तो उसके बाद उसका आखिरी स्टेप होता है चेहरे पे पंजा मारना, जो सामने उसके खड़ा उसको जो है ना वो घेर रहा होता है। इनको रियासत और कानून के अदारे इनकी करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, अथवा परवरी और धरती माँ से बेवफाई के जुर्म में जब जेल घाल रही है ना, अब ये पंजा मार रहे हैं रियासत के मुंह पे। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब उन्होंने ये कहा है एंड में कि मेरी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है और मैं लड़ाई नहीं चाहती, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि ऐलान बगावत है? देखो मेरा ख्याल है कि ना रोटी को चोची आप कहती हैं, ना मैं कहता हूँ, ना आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं, ना आपके सुनने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानी कहते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसकी, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और पिछले 4 सालों से डॉन लीग से लेके अब तक इसका जो बयानिया है बेगम सफदर अमान साहिबा का, टोटली पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ है, टोटली मोदी की जुबान है, मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान है। और इस वक्त भी मैं आपको ब्रेक कर दूं, अगर ये दोबारा पिछले 2 महीने से एक्टिव हुई है ना रियासती अदारों के खिलाफ, ये बुनियादी तौर पे मुल्क दुश्मन ताकतों ने इसको शय दी है कि तुम आओ और आके खुल के बोलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई की हुकूमत के साथ, रियासती अदारों के साथ, अदालती अदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं इन चोरों, लुटेरों और कैदी नंबर 420 जो कोट लखपत जेल में बैठा है, जो झूठ और फ्रॉड और फ्रेब के हवाले से सनद याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, वो और उसकी ये बेटी, ये डिफेक्टेड, रिजेक्टेड और नेग्लेक्टेड बाप और डिफेक्टेड, नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड बेटी, ये किसी तरीके से भी अपने किसी मिशन में कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब, जैसे कि आप इस वक्त हमें गुफ्तगू करने के लिए साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अलियास साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करेंगे। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखी आपने, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए बॉडी लैंग्वेज तो उनकी यही थी कि एज उनको किसी ने बैठाया हुआ है, वो जो कुर्सी पीछे मूव कर रही थी, फिर उसके साथ जबरदस्ती उनको ला के बिठा दिया गया। वो जाना चाह रहे थे, फिर रोका गया, वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, तो वो मजबूरी से कंपल्शन से बैठे हुए नजर आ रहे थे और जाहिर सी बात है परेशानी के आलम में थे। अच्छा राजा साहब ये फरमाइएगा कि इस तरह के वीडियो एविडेंसेस जो आपके सामने है, जिस तरह से उसमें गुफ्तगू हो रही है, जो माहौल वहाँ पर है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जितना कैजुअल वो गुफ्तगू है, कानूनी तौर पर कहीं पर कंसीडर किया जाएगा इसको अगर ये जाता है कोर्ट तक? देखिए कोर्ट तक अगर जाएगा तो इसका केस से पहली बात है ज़हन में रखिए कि 2 केस थे। एक केस जोन सा था अजीजिया वाला था जिसमें इन्हें सजा हुई, और एक केस था फ्लैगशिप वाला जिसमें बरी हुए। गालिबन ये जो मवाद या ये जो बातें सामने आ रही हैं ये उस केस के थी बरियत वाले की। अब इस वीडियो की जोन सी है फोरेंसिक होगी, ये सही है नहीं है, और केस जोन सा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो हाई कोर्ट होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, उसके पास वही इख्तियारात हैं जो ट्रायल कोर्ट के हैं। तो अगर तो इनके केस में कोई सब्सटेंस है मेरिट्स पे तो अदालत वो देख लेगी, और अगर अदालत समझती है कि इन्होंने मनी ट्रेल नहीं दिया, इनके पास ये जो पैसे इतने बहुत मियां नवाज शरीफ और फिर मरियम बीबी के अकाउंट में आए, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो इस वीडियो से इस केस पे किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। ठीक है आरिफ हमीद भट्टी साहब, पहले भी जब ये केस का आया था फैसला, उस वक्त भी कुछ लोगों की जानिब से कहा गया था कि ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ कि किस जगह पे किस मंसूबे में किक बैक्स दिए गए, लेकिन ऐसे में वकला की जानिब से इसकी ये वजाहत की गई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो अदालत पे नहीं था, बल्कि जो मुजरिम था, जो मुलजिम था, उसने अपने आप को इनोसेंट साबित करना था और वो उसमें नाकाम रहे थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो जज साहब इस वीडियो में बातें कर रहे थे। देखिए जज साहब का पता नहीं अभी वो सामने आते हैं कि नहीं आते। जब किसी भी प्रॉपर्टी को आप ऑन कर लेते हैं, मैं कहा तो मेरी प्रॉपर्टी है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास है। यहाँ नवाज शरीफ साहब फैमिली वो कह देते मेरी फिल्म फ्लैट हमारे नहीं है, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है, फिर तो अदालत को सबूत करना है। ये पाकिस्तान के आईनी माहिरीन, तमाम आला वुकरा,
रिटायर्ड जज साहबान कह चुके हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ सूरत में आ जाता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को ओन कर लेते हैं। फिर पहले दिन से लेकर GIT से लेकर नैब और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल किया था, आप हमें मनी ट्रेल दे दें, किस तरह खरीदा और किसके नाम खरीदा, कब किस बैंक के जरिए पैसे भेजे। आज वो मनी ट्रेल देने की बजाय सिर्फ इल्जाम की सियासत कर रही थी, अदलिया को कंफ्यूज करने कर रही थी। ये माजी में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी इन्हीं के वालिद के दौर में हुआ। जस्टिस कयूम के साथ टेलीफोन की टेप पूरी दुनिया जानती है। बदकिस्मती है कि आजकल की अदलिया में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जस्टिस कयूम साहब नहीं मिल रहे। क्रेडिबल जज साहबान है, अदालतें आजाद है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। अच्छा आरिफ साहब, पहले जब इलेक्शंस भी हुए थे उसके बाद बहुत सारे लोग ये बात कहते थे, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अपने, कि इतना नुकसान इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुंचाया जितना मरियम नवाज ने खुद अपनी जमात को पहुंचाया। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो इस तरह की बातें की जा रही है, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, मजीद अपनी जमात को और अपने वालिद को नुकसान पहुंचाएंगी वो? देखिए, जमात का तो जैसे जरदारी साहब को मैं समझता हूँ ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं किया जितनी मेहनत जरदारी साहब ने किया पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए। मरियम साहब की वजह से आज उनके वालिद साहब जेल में है। उनका ऐसा नैरेटिव के जो अवाम की खिदमत करने की बजाय अदारों को बदनाम करना और बैरूनी ताकतों को एजेंडे को लेकर आगे चलना हो, तो खुद मैं नहीं उनकी फैमिली के लोग कहते हैं, उनकी फैमिली के करीबी अजीज चचा ममा के बेटे, कि हमारे खानदान को तबाह मोहतरमा के इस नैरेटिव ने किया कि हर अदारे से टकरा देना, गुलाम बनाना, अपनी ही फौज को जेर करने की खुदा ना खास्ता कोशिश करना, अपनी ही अदलिया को कंट्रोवर्सल बनाना। यही नैरेटिव की वजह से आज मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम होता जा रहा, खासा खत्म तो नहीं। आप देखें, नवाज शरीफ साहब रेस्ट हुए तो कोई बाहर नहीं आया, इनके पार्टी के दीगर लोग गिरफ्तार हुए तो एक पत्ता भी नहीं हिला लाहौर में। इसी नैरेटिव की वजह से मरियम, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए जैसे पीपल्स पार्टी के लिए आसफ अली जरदारी साबित हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ के लिए आसफ अली जरदारी साबित। ठीक है, तो मरियम नवाज जो है वो अपनी जमात के लिए खतरे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आप फरमाइएगा सर, हमारी 70 साल तारीख आपके सामने है, जिस तरह से अदालती फैसलों में शफाफियत होती है, जस्टिस कयूम की कॉल का मामला है, आज ये वीडियो सामने आई है, भुट्टो साहब को फांसी दी गई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद एक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब के, एक एहतसाब के इदारे के, आप क्या समझते हैं जो कुछ दिखाया जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से, हो सकता है ऐसा? जो कुछ मरियम साहिबा दिखा रही हैं तो ये काफी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में आ चुकी हैं और अपील में आई जमानतों की दरखास्तें थी, तो इनका सबसे बड़ा ग्राउंड यही बनता था अगर इनके पास ये चीजें थी कि जनाब ये देखिए जज जो उनसे थे वो मिले हुए थे। लेकिन ये बातें हमने देखी हैं बहुत सी कि आजकल इस किस्म की फैब्रिकेशन होती है। और अगेन मैं जैसे आपको कहूँगा कि इस केस का ताल्लुक जो उनसे है, जो ट्रायल कोर्ट है अब वो खत्म हो चुकी है, ये हाई कोर्ट में है, वही पावर्स हाई कोर्ट के जज साहब के पास है। वहाँ पे अगर इन्होंने अपना एविडेंस मनी ट्रेल दे दिया तो फिर वहां से ये बरी हो जाएंगे। अब बात ये है कि हाई कोर्ट में ये टेप की बजाय मनी ट्रेल देंगे तो इनका केस सुना जाएगा। और इन केस अगर लेकिन राजा आमिर साहब, किस तरह से ये वीडियो तो शायद वो कभी भी अदालत के सामने नहीं लेके जा सकती, क्योंकि बादियुन नजर में ये लग रहा है कि जज साहब जो हैं वो अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, जो वीडियो में देखा जा सकता है, जो मशरूबात वहां पे पड़े हैं। देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अगर वाकई ही जज किसी भी उससे पहली बात है कि बातों में और उसमें वीडियो में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, और वाकई ही अगर वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है या जो मशरूबात पड़े हैं तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव उनसे एक्शन हो सकता है। हाई कोर्ट जैसा कि उनकी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि वो वीडियो में कह रहे हैं कि अगर मौसीकी का कोई साज जो है अपनी मनपसंद आवाज वहां से निकलवानी हो तो ये कर दें, तो आपकी मनपसंद आवाज निकल जाती है, इस तरह से टाइट कर दें। मौसीकी के आलात का वो तस्करा कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो उतने नॉर्मल नहीं है। तो हमारे कानून में ये है कि अगर कोई शख्स इंटॉक्सिकेटेड है या उसे कुछ पिला दिया गया है, और उससे बहुत से केसेस होते हैं कि जबरदस्ती किसी को नशावर चीज दे के उसमें बहुत से क्राइम होते हैं, तो अगर इस किस्म की कोई हरकत हुई है तो ये बजाते खुद एक जुर्म होगा उस शख्स पे कि जो सामने बैठा हुआ है। अगर उसने कुछ इंटॉक्सिकेशन करवा के कुछ सीधा कहलवा दिया है तो उसकी हद तक वो जुर्म होगा। इस केस से इस वीडियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस केस पर इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सईद काजी साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा, मरीम नवाज ने कहा कि जो नासिर भट्ट हैं वो जज अरशद मलिक के दोस्त हैं,
अरशद मलिक साहब ने नासिर भट्ट को कहा कि कुछ ज़हनी तौर पर मैं परेशान हूँ, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मरियम नवाज कह रही हैं वो पुराने दोस्त हैं। इसके जवाब में नासिर भट्ट ये कहते हैं आजकल कहाँ रहते हैं आप, मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। एक दोस्त को अपने दोस्त के घर का पता भी नहीं मालूम क्या? भट्टी साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो यही सवाल आपसे। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि उनके दोस्त को घर का भी इल्म नहीं है और वो घर पहुंच जाते हैं और फिर न जाने ये हमारा जो बाद मशरूबात के बाद क्यों ज़मीर जाग उठता है उसके बाद से, ये इसलिए कोई शेडी सी कहानी लगती है। मगर मैंने जो बुनियादी तौर पर कानूनी नुक्ता, बड़े फाजिल दोस्त बैठे हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर भी हैं और भट्टी साहब और जनाब सिराजुल हसन चौहान साहब भी हैं, तो ये उठा के चीज अदालत में ले जाएं और अदालत को बताएं जनाब ये हुआ है। अभी अरशद मलिक साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, इनके वेयर अबाउट कहाँ है या इनकी तरफ से तो कोई अभी नहीं आया। अब इनके साथ क्या होता है ये भी अब कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मगर सवाल ये है कि भाई इधर हम आवाम क्या कहें? हम तो कहते हैं हमारी जेब कटी है क्योंकि हमारी हर टूटी हुई सड़क, अस्पताल में जाती हुई हर जिंदगी हमारी जिल्लत बोल बोल के कह रही है कि जब हम अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी से कंट्रास्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हुए हैं। 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, इनके घर देखें, इनके रहन सहन देखें, इनकी बिल्डिंगें देखें, और ये कौन सी मैशत है जो 22 करोड़ आवाम जो इस मुल्क की रियासत को चलाने के लिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक हिस्सा तो इसका बादियो नजर में कुछ लोगों को पैगाम दिया जा रहा था, फिर जज अरशद मलिक ने जो इंकशाफात उनका ये इल्जाम है वो किए थे, वो दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाए रखा है और उनसे उन्होंने सवाल पूछा है कि आपको BRT नजर नहीं आती, आपको खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आता, अपने लोग नजर नहीं आते, आपको अपनी जात नजर नहीं आती। ये तनकीद उनकी किसी हद तक आपको जायज दिखाई दे रही है? मेरी एक जज साहब से मैंने ये सवाल इत्तेफाक से कल ही किया था। मैंने कहा हुजूर अगर मैं पकड़ा जाऊं किसी काम में, मैंने कानून तोड़ा हो, कोई मैंने जो है उसके बाद मुझे पकड़कर अदालत में ले जाएं तो मैं कहूं देखें जी मेरे दोस्त सिराजुल हसन चौहान साहब को पहले पकड़े। ओ भाई मुझे पकड़ा है आपने, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, फयाज साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या दो चोरियां जो हैं उनको जमा करें तो बराबर में नेकी निकल आती है? भाई टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अब जो समाज में बहुत लोग जुर्म कर रहे होते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते। अब ये दलील कर दी जाए कि जनाब क्योंकि जुर्म हो रहे हैं और जुर्म में लोग बाकी लोग भी कर रहे हैं लिहाजा मेरे जुर्म पे मुझे आप तमग़े जो इम्तियाज दे दें, ये तो नहीं होता। जब यही असूल है दुनिया का कि जब आप मुझसे पूछा जाएगा कि सईद काजी, जब मुझे टैक्स वाले पूछेंगे, मुझे कानून की जनाब ये आपके पास अदा से कहाँ से आए हैं, मुझे उसकी रसीदें देनी पड़ेगी और एक रसीद नहीं निकली आपकी, कैलिबरी फंड निकल आया आपका, आप कतरी खत लेके आ गए, 10 स्टेटमेंट्स आपने दी। मुझे नहीं पता अदालतें कैसे करती है, ना मैं वकील हूँ, मगर मैं एक सहाफी के तौर पर कह सकता हूँ कि हर खानदान का हर आदमी मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे रहा है। ये क्या कहानी है? हमें उल्लू बनाया हुआ है। और मैं आप तो इसलिए भी रो रहे हैं और बल्कि फयाजुल हसन चौहान साहब से मैं पूछूंगा हमारी चोरी के पैसे कब निकलेंगे? हम तो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो हम ही पे लग रहा है। अब ये एसेट बियॉन्ड मीन्स की बात हो रही थी और हम कह रहे हैं जी कि अखराजात बियॉन्ड मीन्स जो आवाम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किधर जाएं? क्या मैंने पूछा? इसका जवाब भी लेते हैं चौहान साहब से। भट्टी साहब आप ये फरमाइएगा, काजी साहब भी चाह रहे हैं कि अब जो इल्जामात लगाए गए हैं, इल्जाम लगाना तो आसान है हमारे सियासी निज़ाम में, कोई भी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आराम से इल्जाम लगा देते हैं, इल्जाम लगा दिए गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि नून लीग इस सब को लेकर कोर्ट में जाए। आपको लगता है कि नून लीग ऐसा करेगी? देखें, अगर उनके इल्जामात में हकीकत होती, GAT के बाद ये सुप्रीम कोर्ट और नैब अदालत में चले, वहां तक क्यों नहीं लेके गए? देखना तो ये है जिस भट्ट को साबित किया इसका नून लीग से कनेक्शन क्या है, क्या ये ऑडियो भी ठीक है? मेरा ख्याल है ये अदालत में नहीं जाते। अगर इन्हें पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को तो वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मुनफरिद लोगों को किस तरह उड़ाया जाता है। तो इन अदालतों पर एतमाद नहीं हो सकता। अगर किसी और मुल्क की अदालत हो तो उसमें तो ये जाना पसंद करें। मेरा नहीं ख्याल अदालत में जाएं। अदालत में जाएंगे तो एक अच्छी बात है, इन्हें जाना चाहिए, ये इनका कानूनी हक है, लेकिन अदालत में नहीं जाएंगे। जो मरियम की आज गुफ्तगू में हक़ाइक़ की बजाय गुस्सा, इंतकाम ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन इस बात की तहकीक मेरे ख्याल में होना चाहिए ऑडियो किसकी थी, कैसे बनी वीडियो थी, ओरिजिनल थी, इसमें हक़ाइक़ कितने हैं। बज़ाहिर मुझे इस वीडियो में बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे भी एक अरसा हो गया है, खासी चीजें मशकूक लग रही हैं। डबिंग हुई है, फुटेज को एडिट किया गया है और ये किस सूरत में किया गया, किसकी आवाज़ है, क्योंकि जज अरशद मलिक साहब की आवाज़ मैंने सुनी नहीं, इसलिए लिहाजा मैं उस पर फाइंडिंग नहीं दूंगा। लेकिन इसका हल है कि मुस्लिम लीग सुबह फौरी तौर पर हाई कोर्ट चले जाए।
अच्छा, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं जाती, लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा आरिफ हमीद भट्टी साहब के, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब भी ये कह रहे थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी ये कह रही थी कि इदारों पे हमला है, ये ऐलाने बगावत है इदारों के खिलाफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को तो खुद कार्रवाई करनी चाहिए ना, अगर वाकई वो सीरियसली यही समझ रहे हैं कि ये ऐलाने बगावत है इदारों के खिलाफ। देखिए, बदकिस्मती ये है, अदारा अरसा दराज से बहुत ज्यादा नवाज फैमिली पर एतजाज आसम कहते हैं ये बाद अदारों के लाडले बिगड़े हुए बच्चे हैं। जब इन्होंने डॉन लीग की थी, काश अदालतें इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेती। जब इन्होंने कहा था 4-5 लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे, जज साहबान के बारे में इशारा करते हुए, जब एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, हालांकि वो लोग अदारों की नरमी नीवी हमेशा माफिया को मजबूत करती है। देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हुकूमत आला सराई कमीशन या GIT बनाती है, जिसमें मरियम साहबा भी आके साबित करें कि ये इल्जाम सही है या गलत है। अब देखना तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की स्ट्रेटेजी सामने जाहिर क्या आती है। कहने वालों को ये कहना कि आने वाली गिरफ्तारियों से बचने के लिए वजीर आज़म इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने ये प्लानिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है। अच्छा काजी साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हर मामले के 2 पहलू होते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है, थोड़ा कड़वा सवाल है, बताइएगा कि अगर ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है, अगर ये सच हुआ तो? देखें, मैं कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले जस्टिस कयूम साहब की जो वीडियो वायरल नहीं नेट पे पड़ी हुई, क्या कौन सी क़यामत गिराई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बेनजीर को इतने साल दे, कहते हैं यार इतने साल नहीं, इतने साल ना दे दूं। मुझे ये बताएं, जो क्या नाम था वो एहतसाब करने वाले जिसको उनके थे, सैफुर रहमान साहब, तो कौन सी क़यामत नीचे गिर पड़ी थी? यहाँ पे आप मुझे बताएं जो है इस मुल्क में नजरिया जरूरत के तहत जो है क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से फैसले नहीं लिए गए। जियाउल हक ने जुडिशियल मर्डर नहीं करवाया था जुल्फकार अली भुट्टो का, जिस वक्त ये जियाउल हक के साथ बैठे हुए थे सारे, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद उनकी असेंबली, नॉन इलेक्टेड असेंबली के जो है वो स्पीकर थे, तो कौन सी क़यामत गिर पड़ी थी? मुझे बताएं, यहाँ कौन कौन सा जुल्म नहीं हुआ जब यहाँ फौजी अदालतें जो है लोगों को सजाएं दे रही थी और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब हाथ बांध के जियाउल हक के पीछे खड़े होते थे। अरे भाई, कौन सी क़यामत यहाँ नहीं गुजरी? 30-40 साल से इस रियासत की क्या शक्ल बना दी आपने? अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो ये रियासत तो आपके हाथ में थी। कौन सी लॉ मेकिंग की, कौन से कवानीन बनाए, रियासत में किस तरह इंसाफ का बोलबाला करने के लिए आपने इसमें तब्दीलियां की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सईद काजी साहब, ये कौन सा पाकिस्तान की सियासत में कोई पहली बार हुआ है, कोई पहला वाकया है, इससे भी कोई तब्दीली नहीं आने वाली। माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आपको भी वेलकम करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी जो वीडियो दिखाई जा रही है, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को अदालत में जाना चाहिए, इसको एज अ सबूत पेश करना चाहिए, आप क्या देखते हैं, इसका क्या स्टेटस हो सकता है अगर इसको अदालत के रूबरू पेश किया जाए? देखिए, पहली बात जो जानने की है या जिस बात के बारे में जो ना इंक्वायर करना चाहिए कि ये जो जज साहब हैं अरशद मलिक साहब, ये कहाँ पे हैं, इनका ये क्या आया पाकिस्तान में ही है, और अगर पाकिस्तान में है तो उसका वर्जन आपको सबसे पहले उनका इस वीडियो के हवाले से वर्जन लेना चाहिए, और इसको ये जेन्युइन वीडियो है या जेन्युइन नहीं है, इस हवाले से ये मामला जो है ना वो एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, और इसको जो है वो अदालत में इसको मसूम हो तो यकीनन बनता होगा, क्योंकि अगर वो अरशद साहब ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर था और इस वजह से उन्होंने सजा दी थी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को या चले एक आम आदमी को भी, तो भी जो है ना ये मामला जो है ना ये सो मोटो का बनता है, और इस सारे मामले को उनको टेकअप करना चाहिए और उनको जो है ना इन जज साहब को सस्पेंड करके और इस मामले में इंक्वायर करना चाहिए। ठीक है, इस पर खुद नोटिस होना चाहिए। कामरान साहब, आप भी अदलिया का मामला जो है जुडिशरी का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं हमारी 70 साल तारीख में इस तरह के बयानात, कभी ऑडियो कॉल लीक होती है जज की, जस्टिस कयूम वाला मामला, फिर भुट्टो साहब को फांसी देने वाला मामला, उसके बाद अब ये सब कुछ, आपके ख्याल से एक आम पाकिस्तानी का निज़ाम अदल पर कितना एतबार रह जाएगा ऐसे में? देखिए, किसी का भी इस निज़ाम के ऊपर, ये एक जाली निज़ाम है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, और किसी का भी इस निज़ाम पे एतबार नहीं है। अगर कोई चीज़ लेने जाता है, अगर वो बाइख्तियार है, अगर उसका वो उसके ताल्लुकात हैं, अगर उसके पास पैसे हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है, और अगर एक आदमी गरीब है और बेख्तियार है और उसकी कोई हालत अच्छी नहीं है, तो वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है, और यही जो है ना इस निज़ाम की बुनियादी खामी है या खराबी है, जिसको दुरुस्त करने के लिए जो है ना लोग
कुर्बानियाँ देते आए हैं, या जमहूरियत की बात करते हैं, या बाज़ दूसरे निज़ामों की बात करते हैं, तो जो भी है ये इसमें निज़ाम में बुनियादी खामी है, और जब तक ये ठीक नहीं होगा लोग उसी तरह से रुलते रहेंगे। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब की जाने चलते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत सारी बातें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ देर तो हमें लगा कि मरियम नवाज साहिबा अपना कैथारसिस कर रही हैं, क्योंकि वीडियो वाली बात तो हो चुकी थी, लेकिन वो बोलती गई इमरान खान साहब को सख्त तनकीद का निशाना बना रही थी। और दूसरी जानिब तस्वीर में हम ये देख रहे थे वीडियो में कि शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे, नागवारी उनके चेहरे पर आ रही थी, जा रही थी। इतने ज़्यादा बैकफुट पे शहबाज शरीफ साहब, समझ नहीं आ रही कि कैसे चले गए। पाकिस्तान की सियासत का इतना बाअसर नाम इतना बेबस कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने गन पॉइंट पर शहबाज शरीफ साहब को बिठाया हो, पार्टी के सरबराह हो, उम्र में रिश्ते में मरियम साहिबा के चचा हो, बाप के बराबर हो, कल परसों का मेरी बेटी है, और उनके सामने वो जोश खिताबत में भूल गई कि उनके साथ ना सिर्फ उनके चचा बैठे हैं जिनके चेहरे पे उदासी, बल्कि पार्टी के सरबराह भी है। उनके राइट साइड पे ना सिर्फ एक सीनियर सियासतदान है, बल्कि एक्स प्राइम मिनिस्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के। तो उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका तो मैंने कहा एक फ्रांजिक होना चाहिए, जैसे कामरान साहब ने फरमाया, लेकिन मेरे ख्याल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जज्बाती बेटी की ज्यादा गुफ्तगू थी, बजाय निस्बत के एक मैच्योर पॉलिटिशियन के होने की बजाय एक जज्बाती बेटी थी जो कह रही थी कि मैं अपने बाप के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। आखिरी हद तक कानून और आइन में होता है सुप्रीम कोर्ट, नीचे अदलिया से सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तो वो जा रही हैं, जो उनका कानूनी हक है वहाँ उनका केस लगा हुआ है। इस किस्म के इल्जाम से गुरेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे जाहिर हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ना खुश थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाह रहे थे। जो परवेज रशीद हमेशा अदलिया और अदालतों पे हमला कर रहे हैं, उनके चेहरे पर भी बिल्कुल बेरौनकी सी थी, उदासी थी। वो लगता है कि सब लोग मजबूर हो गए थे मरियम की जिद के आगे। आज लगता है सियासत की बजाय एक बेटी की जिद जीत गई सियासी। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। असद साहब फरमाइएगा, आपके सामने है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह के केसेस में, इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह से वीडियो एविडेंस जहां पर देखा जा सकता है कि एक शख्स जो गुफ्तगू कर रहा है वो अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, क्या अहमियत होती है अदालत में इस तरह की चीज़ों की? देखिए जी, बड़ी सिंपल बात है कि इदारों का होना इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, और इन्हीं इदारों ने इनकी हुकूमतों को जब गिरती हैं ये बहाल भी किया, इन्हीं की जमानत भी नहीं। अब किसी एक केस के फैसले से गैर मुतमिन हो के ये इल्जाम करना, मैं समझता हूँ कि ये नापुख्तगी है। इनको बहरहाल बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगले फोरम भी मौजूद हैं। जब आप एक फोरम पे मुतमिन नहीं होते, आप अगले फोरम राइट ऑफ अपील मिलता है अंडर द लॉ, तो आप ये जब इल्जाम तराशी करेंगे तो कल को अगर फर्ज करेंगे वाले साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर ये क्या कहेंगे कि इन्होंने गन पॉइंट पे उनसे फैसला भी रखने लिए, तो ये बात ठीक नहीं है। हमेशा इदारों को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको एक फैसला पसंद नहीं है, लॉ में राइट ऑफ अपील है, आप अपील में जाते हैं, अपील में जजेस कई केसों में होता है कि ट्रायल कोर्ट से डिफरेंट फैसला देते हैं। तो ये सोच लेना कि एक फैसला मखसूस गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से ले गया, इसकी या तो फिर एविडेंस लेके हैं, उन जजों का एहतसाब किया जाए अगर आपके पास एविडेंस है। लेकिन अगर आप सिर्फ जज्बात से काम ले रहे हैं तो इसकी एहतियात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैडम का आगे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर रोल होना है तो आज इनको इस तरह की सूट नहीं करती। हमें अच्छा, इनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है असद मंजूर साहब? मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज हैं, बड़े जज हैं, पाकिस्तान की अदलिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे इल्जाम आया, उनकी एक जाती वीडियो बाहर आई है, तो केस में फायदा होने की बजाय इनको नुकसान भी हो सकता है? देखिए, एक सिंपल बात है, अभी जो तस्करा हो रहा था कि ये बेसिकली एक परेशान और मायूस हालत में जब बंदा होता है और वो बेटी हैं, वालद के बारे में ज़ाहिर उनके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में तोहिन अदालत इस तरह की चीज़ों को इन्वोक कोई जज नहीं करता, बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है कि ये जानबूझ कर नहीं ये हालात का शिकार होकर बात करें। लिहाजा इस तरह बात को नहीं जाना चाहिए। बात इस पर जानी चाहिए कि इनको जज्बाती होकर कोई भी कौमी इदारे इस तरह में लाइन नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो फिर इनको पूरी एविडेंस होनी चाहिए। फिर ठीक है,
इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जज साहब के खिलाफ दरखास्त दे सकती हैं और उसको परसू कर सकती है अगर इनके पास एविडेंस है। अगर नहीं है तो सिर्फ जज्बात की में आगे ये कहना इनके सईद काजी साहब, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी मरियम नवाज साहिबा ने ये तस्करा किया ही नहीं कि वो ये एविडेंस लेके अदालत जाएंगी। गो के उन्होंने आखिर में ये धमकी दिया कि इससे बड़े भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अदालत का कहीं तस्करा ही नहीं किया कि वो जाएंगी ये एविडेंस लेके। फिर इसको सिर्फ मीडिया ट्रायल समझा जाए? देखिए, ये एक अजीब बात है। उन्होंने कहा है कि इससे वीडियो के आने के बाद फौरी तौर पर उनके खिलाफ तमाम सजाओं को कालादम करार दे के नल एंड वाइट किया जाए तमाम केसेस को, और उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अब ये तो नहीं होता। हाय एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार जो आपके जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ होना है अदालतों में होना है। रिलीफ भी मिलना है तो अदालतों में मिलना है, सजाएं मिली हैं तो वो भी अदालतों से मिली हैं। अच्छा, फिर एक प्रेसिडेंशियल पार्डन का भी एक तरीका है, सदर साहब के पास भी इख्तियार होता है। तो ये इसलिए आप जब एक दफा ये जो कानून के एक आ जाते हैं शिकंजे में, तो फिर उसमें निकलने के रास्ते भी कानूनी होते हैं। तो इसलिए या फिर ये है, और इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि पूरा बयानिया 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ कौन से भाई, लाहौर में 18,000 बंदा लाए थे जब आपकी पंजाब में भी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी गवर्नमेंट थी। तो आपके 18,000 से ज्यादा लोग, ये खुद जो एजेंसियों की रिपोर्ट थी जब आखिरी दफा ये तशरीफ लाए थे एक जुलूस की सूरत में रावलपिंडी से, तो इसलिए मेरे ख्याल में यही तो कुछ तरीके होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप देखें एक कानून हांगकांग में बना, उसके खिलाफ अवाम उठ खड़े हुए, तो चाइना जैसी ताकतवर हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और अभी भी अवाम पे फिरे हुए हैं और वो उनसे तरले कर रहे हैं कि आप अंदर चले जाएं। वो कहानी तो है नहीं, क्योंकि अवाम को जिस तरीके से इन लोगों ने कुचला है अपने अदवार में, माशी एतबार से, जिस तरीके से इन अवाम का इस्तेसाल हुआ है, क्योंकि ये तो इशराफिया और ये सारी सियासत और मैशत जो है ये तो 1% लोगों के हक में इस्तवार है। तो वो लोग तो नहीं आएंगे। लोगों के लिए आपने क्या किया है? किस प्लाटों पर कब्जे किसने, यानी ये पार्टियां जो थी ये अरबपति प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन बन गए थे। अगर आप देखें कि जो साइकिल में आया इनके साथ, अगले दिन वो जो है वो काम, और फिर इन्होंने यहाँ को इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, इसको एक दरामदी मैशत में तब्दील कर दिया, ट्रेडिंग मैशत में। और ठीक है, मुल्क को नुकसान पहुंचता रहा है मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों और अदवार में। भट्टी साहब, अगर आप साथ मौजूद है फरमाइएगा। मरियम नवाज ये भी कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कि अब जो सब उन्होंने कर दिया है इसके बाद उनकी जान को खतरा है। इतना बड़ा उनका घर, उतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके पास कुछ सरकारी भी मिली हैं, इसके बावजूद उनकी जान को खतरा है। किससे हो सकता है फिर? भट्टी साहब सुन पा रहे हैं आप? सईद काजी साहब, आप इसका जवाब दे दें, किससे खतरा हो सकता है मरियम नवाज साहिबा को? देखें, मेरी अर्ज ये है, खतरा इस मुल्क में उस आदमी को है और जो कि 80% लोग हैं जो अस्पताल में जिनके पास दवाई नहीं है। इन लोगों ने जिस तरीके से इस मुल्क को बैंकरप्ट किया है, अभी चले जाएं आपको मैं बहुत सारे लोग में अस्पताल में लगेंगे दवाई के बगैर जिन्हें खतरा है, बच्चे हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ वाले उनको खतरा है। यानी आप देखें कि ये इनके इशराफिया की लड़ाई में एक अजीब सिलसिला चल रहा है। खतरा तो हमें है इनसे, इन 1% एक सिर्फ मैशत सिर्फ इनके लिए डिलीवर कर रही है, लोगों को बर्बाद कर रही है। इनसे हम पूछते हैं यार अपनी प्रॉपर्टीज के कम से कम रजिस्ट्रियां दिखा दो, पेमेंट दिखा दो। और जो यूरोप में हमारे साथ ही हैं शहबाज गिल साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शहबाज गिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको पता तो होगा ही कि मुद्दा क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है लंबी चौड़ी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और सीरियस क्वेश्चंस उन्होंने जुडिशरी के लिए भी रेस किए हैं और आपके लिए भी रेस किए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। सईद काजी साहब, आपकी जानिब भी वापस आते हैं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि खतरा कौन सा इनको खतरा है? इनकी इंटेग्रिटी का ये आलम है कि इनके घर से कल मर्सिडीज बरामद हुई है जो पाकिस्तान की हुकूमत की मिल्कियत थी। इतना तो इनमें इंटेग्रिटी है नहीं कि अगर वालिद मोहतरम किसी वजह से वजीर आजम नहीं रहे तो भाई हुजूर गाड़ी वापस कर दें। वो गाड़ी वापस नहीं की, वो जाके नहीं। लेकिन सईद काजी साहब, वो कह रही हैं आप लोग इतना जुल्म कर रहे हैं। एक तो ये कि जज ने फैसला ठीक नहीं दिया, दूसरा ये कि वो 70 साल के हैं, उनके वालिद 70 साल के इतने बूढ़े हैं, आप लोगों ने उनको सजा में रखा हुआ है। फिर इसलिए भी उनको सजा में रखना बनता, उनका ये मौकिफ है कि वो 3 बार के वजीर आजम है। भाई वो 70 साल के वाहिद आदमी तो है नहीं जो पाकिस्तान की जेलों में हो। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने जो जुर्म किए हैं,
वो जेलों में मौजूद हैं और उनकी उम्रें कुछ भी हो सकती हैं। सवाल ये है कि देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि 30-40 साल से ये लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, इनके पास हर किस्म के इख्तियारात मौजूद थे और पार्लियामेंट मौजूद थी, इसमें भी कानून साजी कर सकते थे, इनको 2/3 मेजॉरिटीज भी मिलती रही। इन्होंने कौन सी इस्लाहात की? यहाँ पे मुझे बताएं, अपनी निजी अंपायर खड़ी करते रहे कि कौन सा वजीर ऐसा नहीं था जिसके भाई ठेके नहीं ले रहे थे। एक दो से तो मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा, हुजूर ये तो बता दें कि यही काम रह गया है सियासतदानों का कि खुद सियासत में बैठे और अजीजो अकारब को ठेके लेके दें। अब इनको देखें, इनके शहबाज शरीफ साहब के दामाद फरार हैं, बच्चे फरार हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है, कुछ भी, मैं ये नहीं कहता कि हमारी रियासत में जो हो रहा है वो सब ठीक है, मैं नहीं ये कहता, बहुत गलत बातें भी होती हैं, गलत जो है वो सही काजी साहब, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ थे, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक बेटी बोल रही थी, उसका कैथारसिस था, उसका इंतकाम था, लेकिन जो साथ बेटी की शख्सियत बैठे थे वो उनके भाई थे। भाई क्यों इस तरह से नहीं बोल रहे थे? उनको भी यकीनी तौर पर दुख होगा कि उनके भाई जेल में है, लेकिन सब कुछ बेटी ही बोलती जा रही थी। देखें, अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को अगर अपने आप अभी उनकी तस्वीर चलाएं तो वो बहुत ज्यादा दबाव में लग रहे थे, उनके चेहरे पे इंतहाई एक टेंशन के असरात थे और मुझे यूं लग रहा था कि ही इज नॉट हैप्पी व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है इसके बाबत वो कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और यूं लग रहा था कि उन्हें मजबूरी से बिठाया गया है, उन्हें जिस तरह से, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, जैसे गन पॉइंट पे बिठाया गया हो, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे। अच्छा काजी साहब, क्या आपके ख्याल से क्या वजूहत हो सकती हैं? शहबाज शरीफ क्यों इत्तेफाक नहीं कर रहे मरियम के बयानिए से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब सियाने आदमी हैं, उन्हें पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है और असल में अंदर हुकूमत के नाम पे खेल क्या होता रहा है वो सब कुछ जानते हैं और वो बड़े जानीदा आदमी हैं। उन्हें पता है कि अगर उनकी जान बचनी है तो अदालतों में बचनी है, या जिसके बारे में, यानी यहाँ से भी NRO मिलते रहे हैं, इससे पहले ये नहीं कि यहाँ NRO नहीं हुए, NRO होते रहे हैं तारीख में। तो यहाँ से अब आप जो है वो ये जो बयानिया माशाल्लाह मरियम साहिबा का है, उनके ख्याल में ये समझते हैं कि मियाँ साहब ये समझते हैं कि ये इस बयानिए से हालात शरीफ खानदान के मजीद खराब होंगे। और एक रिपोर्ट और भी है कि कुछ इन्होंने मुबैना तौर पर अपनी वालदा मोहतरमा के पास जाके ये कहा भी है और कुछ शिकायतें भी की हैं इस हवाले से, इस पे हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सईद काजी साहब, मरियम नवाज साहिबा कुछ अरसे से दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, जबकि कुछ अरसा पहले तक ये कहा जा रहा था कि शायद अब नवाज शरीफ साहब ने भी उन्हें कहा है, वो खुद भी चुप हैं, कॉर्नर हो गई हैं, बात नहीं कर रही हैं, उनको पता चल गया कि उनके बोलने से उनकी जमात का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एक बार फिर से उनका एक्टिव होना और फिर वही वाली टोन ले लेना जो इलेक्शन से पहले थी, उनकी जेल जाने से पहले थी, उनको इस चीज़ का एहसास तो होगा कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। देखें, कुछ इसमें ये भी हो सकता है और शायद हुआ भी है कि जब बैकडोर एफर्ट शुरू होती हैं किसी रिलीफ के लिए तो फिर बयानिया थोड़ा सा नरम हो जाता है, ये खामोश हो जाती हैं। आपको याद है एक दफा नवाज शरीफ साहब ने भी बोलना तर्क कर दिया था एक जमाने में, और उन्होंने कहा था चूंकि वो एक सोग में हैं और 40वें अपनी अहलिया मोहतरमा की जो है वो रहलत के बाद वो नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोले। इस दौरान में खबरें आती रही और बड़े बड़े साथियों ने ये खबरें दी, इवन हमारे दोस्त जनाब ब्रदर हामिद मीर ने ये खबर दी कि दिन को ये इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, रात को जो है उनको अप्रोच किया जाता है कि किसी तरीके से माफी तलाफी हो जाए। ये ऐसे ऐसे बड़े साथी भी ये खबरें देते रहे हैं, तो ये हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद एक ही है कि रिलीफ मिले। अच्छा काजी साहब, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बतौर सहाफ़ी आपने देखी भी होंगी, बहुत सी आपने अटेंड भी की होगी, हम भी देखते हैं और अटेंड करते हैं। सवाल ये है कि आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मरियम नवाज इससे पहले चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े उन्होंने आराम से बैठकर जवाब दिए सहाफ़ियों के सवालों के, आज ऐसा क्यों नहीं देखा गया? सईद काजी साहब हमारे साथ, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे कि राबता हो सके। मरियम नवाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उनकी जानिब से शदीद तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक वीडियो उन्होंने दिखाई, उसके ऊपर तबसरा किया जिसमें उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस वीडियो में जज अरशद मलिक मौजूद हैं और लीगी रहनुमा नासिर भट्ट भी उस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और नासिर भट्ट से मरियम नवाज ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि जो फैसला उन्होंने अल अजीज़िया केस में दिया था
वो ज़मीर की बुनियाद पे, वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं दिया था, बल्कि वो एक फोर्स डिसीजन था, उनको मजबूर किया गया था, उनको कोई ऐसी वीडियो दिखाई गई थी जिसकी वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ये जो फैसला दिया था, ये इल्ज़ामात उनकी जानिब से सामने आए। लेकिन उन्होंने अदालत जाने का ऐलान नहीं किया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इसके अलावा भी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। और आज की वीडियो दिखाने के बाद मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि अगर आज की वीडियो के बाद भी रिलीज नहीं किया जाता नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नाकाबिले तरदीद सबूत है, तो फिर मजीद उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो मजीद वीडियोस भी सामने ला सकती हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना अहमद रजा कुफरी साहब ने। कुफरी साहब फरमाइएगा, अदलिया पर हमला नहीं है खुल्लम खुल्ला? इससे जी बिल्कुल, इससे एब्सोल्यूट एन अटैक ऑन द जुडिशरी। और देखें, बात यह है कि सियासत में लोग एक दूसरे के खिलाफ नबज़ आजमा होते हैं, लेकिन जो अदारे होते हैं कौमी नौयत के, जो कि रियासत के सतून होते हैं, उनको आप कभी भी उस जी गालिबन अहमद रजा कुसूरी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप इस बात का भी जवाब दे दें कि बज़ाहिर वीडियो में ऐसा लग रहा है कि स्कीमिंग की गई है। जज अरशद मलिक जो हैं उनको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलता, उनको सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट मिलते हैं जिनसे वो अपना गम शेयर कर सकें। इस तरह की ये वीडियो है, क्या तबसरा करेंगे आप इस पे? देखें, इसमें जो है इसकी फॉरेंसिक टेस्ट होगा, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि दो तस्वीरें जोड़ के एक तस्वीर बना सकते हैं। बहुत सारी जो हैं जाली किस्म के तरीके अडॉप्ट हो चुके हुए हैं, लेकिन जो साइबर विंग है FIA का, ये साइबर विंग के पास ये सारा लैब है जो जिसमें कि वो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जो तौसी और उसकी जो हकीकत को वाज़िया कर सकते हैं। तो मैं मतलब ये है कि आपका वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि कोई जो पट जो है सिर्फ वही उसको मिला था अरशद। और जबकि अहमद साहब वो ये भी जानते थे कि ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और बड़े करीब हैं शरीफ फैमिली के, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना गमज़दा हूँ कि मैं बस इसी इंसान से शेयर कर सकता हूँ। दिस इज ऑल ए कॉक एंड बुल स्टोरी, इट्स ए फॉल्स स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी है, दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अगर इस किस्म का आपने बेलगाम कर दिया लोगों को, तो जो उठा उसने जजेस के लिए इस किस्म के इल्जामात बयाने। अच्छा कुसूरी साहब जी, ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए इस पर। कुसूरी साहब ये फरमाइएगा कि इसको अगर हम जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए, तो आपके ख्याल से, आप भी अदलिया से वाबस्ता हैं, आपका एक तजुर्बा है, काम किया आपने कर तक, आपके ख्याल से सियासत और अदलिया दोनों साथ साथ चलते रहें या इनको अपनी हुदूद में रहना चाहिए? जब जहां पर इन दोनों का आपस में कहीं पे टकराव होता है तो एक दूसरे को बदनाम, बिलखुसूस अदलिया जो कि बहुत मुकद्दस इदारा है, उसकी ज़्यादा बदनामी हो जाती है। माजी में इस तरह की सैकड़ों केसेस हैं जब जब अदलिया को सियासतदानों ने दागदार किया है। देखिए, बात यह है कि सियासत का अपना एक दायरा कार है, उसका मोमेंटम है। अदलिया इज टोटली डिफरेंट। अदलिया जो है वो एक रियासत का एक बहुत ही मुकद्दस अदारा है, और इसीलिए कहते हैं कि जजेस जो हैं वो लोगों के रिसेप्शन और शादियों पर जाते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फैसले करने हो तो वो ताकि उनके राब्ते और ताल्लुकात ना हो। एक आपको मैं बताऊं कि जब नवाबजादा लियाकत अली खान हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो लाहौर आए तो उन्होंने सर अब्दुल रशीद जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको कॉफी पर उनके MS ने टेलीफोन किया कि प्राइम मिनिस्टर आपको जो है चाहेंगे कि आप उनके साथ कॉफी पिएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल आता, लेकिन आपके बहुत सारे फेडरेशन के मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समात हैं मेरे सामने, लिहाजा इस सूरत हाल को रखते हुए मेरे लिए इस इन्विटेशन को कबूल करना नहायत मुश्किल है। ये है जजेस का कॉन्सेप्ट। जजेस तो जो है इस किस्म की सियासी कंट्रोवर्सी से दूर तक कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं रखते। वो सिर्फ फैसले करते हैं हकाइक के ऊपर
और बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की है अहमद रजा कसूरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। लेकिन अब चूंकि अगर बज़ाहिर देखा जाए रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, लेकिन अगर अदलिया ये महसूस करती है कि ये इससे इदारे की बदनामी हुई है तो मरियम नवाज तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती हैं? बिल्कुल, ये तो आज हो चुकी हुई है, ये तो हो चुकी है। अगर ये स्टैब्लिश होता है कि ये सारी एक फेक एंड फॉल्स स्टोरी है, इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी जस्ट टू अपना मलाइन द कोर्ट, क्योंकि उस कोर्ट ने जो है नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा दी है, लिहाजा उस मुकदमे की लीगैलिटी और उसके फैक्चुअल पोजीशन को डाउटफुल करने के लिए अगर ये इस किस्म की वीडियो लाई जा रही है तो ये स्टेट वे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। तो कसूरी साहब 184 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसको नोटिस दे सकते हैं। शी इज अ कॉन्विक्ट, इनको वैसे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जेल के अंदर भेजे, इनको वापस भेजें। शी इज मिसयूजिंग हर लिबर्टी, शी एब्सोल्युटली मिसयूजिंग हर लिबर्टी। शी हैज गॉट नो बिजनेस, शी इज अ कॉन्विक्ट, शी हैज गॉट नो बिजनेस टू टॉक लाइक दैट एंड मलाइन द स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, अभी मियां शाहिद साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ हैं। मियां शाहिद साहब, कुछ बताइए, कौन है ये नासिर भट्ट साहब के जब जज गमजदा हुए तो उनको दुनिया में एक ही शख्स याद आया, उन्होंने कहा कि मैं नासिर भट्ट से ही बात करूंगा अपने दिल की और किसी अपनी फैमिली से भी नहीं करूंगा। नीलम, जो नासिर भट्ट हैं ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, रत्ता इमराल के रहने वाले हैं, वहाँ एक हाजी हवेली है, वहाँ ये रहते हैं, इनका खानदान वहाँ रहता था। इनके बड़े भाई आरिफ भट्ट जो है वो कत्ल हो गए थे, जिसके इल्जाम जिन पर इल्जाम था उसको नासिर भट्ट ने कत्ल कर दिया था और इस मुकदमे के बाद ये मफरूर हो गए और लंदन चले गए और वहाँ पर जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग नून के ये वहाँ पर बताया जाता है कि नायब सदर हैं, ये सदर है और ये इनका रिकॉर्ड है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और ये नासिर भट्ट जो है वो इन दिनों भी लंदन पता चल रहा है कि मुकीम है और मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार होने के साथ साथ ये मियां शाहिद, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि कत्ल किया, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसके बाद मफरूर हो गए, लंदन चले गए, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, वापस आए सिर्फ जज अरशद मलिक से मिलने और उनका गम जो है वो बांटने। जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि देखिए 10 साल तो हुकूमत रही पंजाब में आले शरीफ की, तो जाहिर है वो उस वक्त कत्ल करे, जो मर्जी करें, वो वापस आए और इस्लामाबाद में आते रहे, पाकिस्तान आते रहे। यहाँ पर एहतसाब अदालत में उनका एक दफा झगड़ा भी हुआ था और वो वहाँ पर जो है वो गिरफ्तार होते होते बचे भी थे, लोगों से झगड़ा हुआ था, तो वो आते रहे हैं यहाँ पर और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मफरूर हैं। मफरूर अपना उन्होंने जिसको कत्ल किया था उन लोगों के पर क्या बीती होगी ये तो बड़ी छुपी हुई कहानियां हैं, क्योंकि पंजाब में जो है वो शरीफ खानदान की हुकूमत थी, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा गया और वो मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार थे और वो यही हुआ कि वो लंदन से सऊदी अरब जाते थे, सऊदी अरब से लंदन जाते थे, वहां से जो इस्लामाबाद आते थे, ये उनका चक्कर लगता रहता था। इन्वेस्टर हैं वो शरीफ खानदान के, जब वो वहां जाते थे तो वहां पर उन पर जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा की हुई है। रावलपिंडी में उनका गाड़ियों का कारोबार है, गाड़ियां कैसे आती हैं, कैसे उनको जो है वो वहां से जापान से लाया जाता है, ये एक अलग कहानी है। शायद जो आप बड़े बता रहे हैं, बड़े तशवीशनाक हकाइक हैं कि चले पुराने पाकिस्तान में तो वो ये सब कर रहे थे, उनको बचत हो रही थी क्योंकि जमात से ही उनका ताल्लुक था, नए पाकिस्तान में भी आते रहे, गाड़ियों का कारोबार भी जारी रहा, ये सब भी करते रहे। नीलम, ये हैरानी की बात है और ये चंबे की बात है कि अब भी वो कारोबार जारी है, अब भी वो वहाँ पर उनकी रहायश मौजूद है, अब भी उनका असर और रसूख जो है वो इसी तरह है जिस तरह पहले था और अब नया पाकिस्तान है, लेकिन नए पाकिस्तान में भी काम पुराने पाकिस्तान वाले ही हो रहे हैं। ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसे लोग जिन पर करप्शन का इल्जाम होने के साथ साथ जो कत्ल का इल्जाम है, ऐसे लोग, मुझे कल तो कुछ दिनों पहले एक मेरे दोस्त मिले तो उनका कहना था कि उनके वालिद को भी इन्होंने अगवा किया था और उसमें बात चल रही थी, नासिर भट्ट का वहां जिक्र हुआ। मैंने उनसे पूछा नासिर भट्ट कौन है, तो उन्होंने बताया कि पीपल मुस्लिम लीग नून के जो है वो कुछ ओहदेदार हैं और लंदन में होते हैं, उनके वालिद को कहीं अगवा किया हुआ था। ये बहुत पुराना जो है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इस ऐसा रिकॉर्ड होने के बावजूद रावलपिंडी पुलिस जो है अब तक हरकत में नहीं आई, ना हरकत में आई है। नए पाकिस्तान में भी 1 साल जो है वो होने वाला है, लेकिन उसी तरह मामला चल रहे हैं। अच्छा मियां शाहिद, जिस नासिर भट्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, इन्होंने ही जज अरशद मलिक से मुलाकात भी की और फिर उसके बाद वो सारी वीडियो सामने आई है। ये बता सकते हैं आप इस वक्त जज अरशद मलिक पाकिस्तान में ही हैं, अदलिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, उनके हवाले से क्या इत्तलात हैं?
ताहिर, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। मियां शाहिद ये बताइएगा कि जज अरशद मलिक जिनसे नासिर भट्ट ने मुलाकात की है, दोनों शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद हैं? ताहिर, मेरी बात उनके भतीजे से हुई है जिनका नाम हुमायूं है, वो भी वकील हैं, वो इस वक्त गुजर खान में थे। उनसे मैंने बात की कि मेरी बात अगर अरशद मलिक साहब से करा दी जाए तो हम उनका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं इस वक्त उनसे बात नहीं करवा सकता, मैं अपने घर में हूँ और इस वक्त उनसे बात नहीं हो सकती। वो उन्होंने ये कहकर जो है वो फोन बंद कर दिया। ये जराए कह रहे हैं कि शायद वो गुजर खान है और गुजर खान से ही उनका ताल्लुक है। उनके भतीजे से जो बात हुई है, उनका कहना था कि उनसे बात अभी नहीं हो सकती। तो इससे जाहिर होता है कि वो शायद इधर ही गुजर खान में हो, क्योंकि हम पता लेकिन शायद ये कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जिससे अब वो छुपेंगे, उनको आके वजाहत देनी पड़ेगी, अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ेगा कि इतने जराइम पेशा शख्स से उनका क्या ताल्लुक था, अगर वही हैं इस वीडियो में, अगर दोस्ती है उनकी, जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो गमज़दा थे, उनको वजाहत देनी पड़ेगी। नीलम, ऐसा ही है, उनको वजाहत देनी पड़ेगी। वो अदलिया से उनका ताल्लुक है और जज हैं। जज जो होता है उनका ज़ाब्ता इखलाक होता है, उनके लिए जो है वो बड़ी पाबंदियां होती हैं। वो किसी ताज़ियत पर या किसी गमी खुशी पर जो है उनको बड़े एहतियात से इसको चीज़ों को निपटाना पड़ता है। मैं यहीं पर एक पॉइंट मेरे ये उठता है कि आपने कहा कि वो ताज़ियत या किसी खुशी गमी पर भी नहीं जाते हैं जजेस। अगर अरशद मलिक साहब ने उनसे मुलाकात की है नासिर भट्ट साहब से, तो कसूरी साहब फरमाइएगा, तो उन्होंने फिर अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो की है यहाँ पे? देखिए, बात यह है कि पहले तो ये आप मफरूजों पर जा रहे हैं। पहले तो आपने देखना है कि ये जो टेप जो है, ये जो वीडियो बनाई गई है, ये जेन्युइन भी है या नहीं, कि ये फेक है और एक अच्छे हथकंडों के जरिए एक बनाई गई है। तो ऐसी सूरत में तो ये मफरूजे नहीं चलेंगे। देखिए, बात यह कि एक जज जो है जिसने के कोई 7-8 महीने केस सुनने के बाद और केस के एक एक जो है जो आइटम्स हैं उससे वाकफियत होने के बाद अगर उसने अपने ज़मीर के मुताबिक उनको एप्लीकेशन ऑफ लॉ के मुताबिक उसने सजा दी है, तो वाई शुड उसके ज़मीर पर क्यों बोझ हो? और वो फिर एक ऐसा कानून शिकन और एक ऐसा घटिया आदमी जिसकी कोई बैकग्राउंड ना हो, वो उसके साथ अपने गम शेयर करेगा। अहमद रजा कसूरी साहब, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? जैसे कि अभी मीडिया में एक भौंचाल आया हुआ है, मरियम नवाज साहिबा ने जज साहब पे इल्जाम लगाया। कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या कहता है? अरशद मलिक साहब को सामने आना चाहिए, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सब झूठ है। देखिए, जजेस जो होते हैं, जजेस जो हैं वो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं करते, जवाब नहीं देते। लेकिन पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जुडिशरी का किसी स्पोक्समैन को जरूर आना चाहिए और वो अरशद मलिक का जो मौक़िफ़ है, बजाय अरशद मलिक साहब खुद दें, उसका मौक़िफ़ जो है किसी स्पोक्समैन को जरूर देना चाहिए। अच्छा कसूरी साहब, कुछ अदालती फैसलों की कुछ गिरफ्तारियों के सियासी पहलू भी होते हैं। अब अगर नून लीग को देखा जाए, इस वक्त उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो केसेस भुगत रही है। मरियम नवाज उनके लिए एक वाहिद उम्मीद है। सवाल यहाँ पर यह है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हुई। आर्टिकल 184 के तहत अगर 100 मोटर लिया जाता है या फिर कोई पटिशन दायर करता है, उस केस में मरियम नवाज को कितनी सजा हो सकती है? यकीनन फिर उसके जो सियासी पहलू हैं वो उनको सियासी नुकसान पहुंचेगा उससे। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है उसी की, क्योंकि आपने एक जज की तस्लील की है, उसमें तो ये स्टेट में आता है। बाकी जो है अपना कि आपने चीटिंग की है, एक अपना फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट किया है, उनकी अलहदा सजाएं हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कंटेम्प्ट का, वो तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि आपने एक जज को की तजलील की है और उसको उसके पोजीशन को और उसकी जो तकद्दुस उस अदारे का है उसको पामाल कर दिया है लोगों की निगाह के अंदर। लेकिन अहमद रजा कसूरी साहब, मुस्लिम लीग नून का तो काफ़ी अरसे से ये रवैया चला आ रहा है कि अदलिया के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तलाल चौधरी की मिसाल ले लें, निहाल हाशमी की मिसाल ले लें, दानियाल, एक पूरी ब्रिगेड थी जो कि काम कर रही थी अदलिया के खिलाफ बयानात देने का, लेकिन बाद में अदालत जाके ये माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, फिर सब खत्म हो जाता है।
ये देखें, बात ये है कि ये जो है दे आर क्रॉनिक कंटेमिनर्स जी, और असल में इनको अभी तक कोई करार वाकया सजा नहीं दी। देखिए चीजें होती हैं, एक होती है डिटरेंस जी, लॉ का एक डर और खौफ होता है। जब तक उस को सामने रखते हुए अदालतें कोई सख्ती से अपने नोटिस ना लेंगी और सजाएं जो हैं नहीं देंगी, तो फिर इस किस्म के कैरेक्टर जो हैं वो माशरे में उभरते रहेंगे। क्योंकि जब सबको ये पता लगा कि वी विल गो स्कॉट फ्री और हमें हम तक कानून का हाथ नहीं पहुंच सकेगा, तो ऐसी सूरत हाल में ये फिर हाथ छोट हो जाती है। जब ये हाथ छोट हो जाती है तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि अपना गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, आप पहले दिन ही अपना बिल्ली को डरा दें, उसको काट दें, तो वो बस काम सारे सीधे हो जाते हैं। आप इनको लैटिट्यूड दे रहे हैं सियासत के नाम पर। ये सियासतदान होते हैं, ये सियासतदान होते हैं जो कौम और मुल्क के अदारों को तबाही पर तबाह करने के लिए अपने तगोदौ कर रहे हैं। सियासतदान तो बहुत बड़ा शख्स होता है। सियासतदान तो वो होता है जो कि कौमों के अपना माजी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। किसी ने पूछा, ठीक है, लेकिन अहमद रजा कुसैनी साहब, आप इस पे आपका ये मौकिफ है कि जज अरशद मलिक साहब को तो नहीं, लेकिन उनकी जगह किसी उनके बिहाफ पे किसी और को जरूर आके इस पे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आसिम नसीर हमारी नुमाइंदा खुसूसी, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिम, अब क्या देखा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब को? इतने बुझे बुझे नाराज थे, उनको बात करने का भी मौका नहीं दिया मरियम नवाज ने। हो क्या रहा है मुस्लिम लीग नून में? अब देखें, ये कुछ चीजें तो है कि जो कैमरे के सामने है, लेकिन मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताऊं कि जो शायद कैमरे की आंख ने बड़ा कम, उनके पर्सनल जो कैमरा मैन से उन्होंने ही उन चीजों को नोट किया। उसमें एक ये चीज थी, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो शहबाज शरीफ की गाड़ी में ही मरियम नवाज आई हैं, और उसमें शायद खाकान अब्बासी वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अगली नशिस्त पर जो है शहबाज शरीफ बैठे थे, और पिछली नशिस्त पर मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे, और इस तरह दीगर तमाम कायदीन ये 3-4 गाड़ियों के काफिले में 180 में आए। और जाते हुए भी यही था कि शहबाज शरीफ गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े बुझे नजर आए, लेकिन नीचे उन्होंने अपनी भतीजी को गले भी लगाया। और मैंने जब उनसे बात की शहबाज शरीफ से कि आज तो आपने ये बहुत जो है ब्लंट किस्म का और एक बड़ा बोल्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनका कहना था कि जो हकायक है हम हकायक के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब मैंने मरियम नवाज से इसके ऊपर बात की कि आपने सवाल नहीं लिए और आपसे तमाम सहाफी भी पूछा जा रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल साथ ही इनके नीचे जब आया हूँ, और मैंने इनसे बाकायदा तौर पर ये पूछा कि ये क्या कानून के अंदर जो कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या उसके अंदर आप इसे एविडेंस के तौर पर पेश करेंगी?